अब RSC की तो मैंने बात की थी, तो अब हम पैरेलल प्राइस कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जी हमारा एक रजिस्टर है, उसी के पैरेलल में हमारे पास एक जो लगा हुआ है वो इंडक्टर है, और जो हमारे साथ लगा हुआ है उसको हम कह रहे हैं कैपेसिटर। तो ये C हो जाएगा, ये L आ जाएगा, हमारे पास ये R आ गया। ठीक है, इन सबको ग्राउंड लेवल। तो हमारे को ये पता है कि सब के अंदर जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो जो वोल्टेज अक्रॉस अगर हम C की बात करें तो वो हमारा हो गया V0, और हम यहाँ पे जो है उसको हम नाम दे देते हैं वैसे V का, लेकिन ऑफकोर्स वो जो V है हमारा वो सबके सामने सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट हमारा वो इंटर हो रहा है उसको हम I0 का नाम दे देते हैं, क्योंकि जो हमारा इंडक्टर होगा वो हमारा क्या कहते हैं करंट स्टोर करेगा, जबकि जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज स्टोर करता है। फर्स्ट थिंग, तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कैपेसिटर ने वोल्टेज स्टोर किया होगा, इंडक्टर ने करंट स्टोर किया हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं, KCL से मतलब ये कि किरचॉफ करंट लॉ। KCL क्या कहता है? तो KCL कहता है कि आपके एक पर्टिकुलर नोड के अंदर जितना करंट, यहाँ इंडक्टर का जो करंट होता है वो बराबर होगा 1/L, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से -t/v/dt, जबकि जो आपका कैपेसिटर है उसके अंदर जो आपका I हो जाएगा यानी कि C/dv/dt, और रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा I = v/R। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे v/R, इंडक्टर करंट और कैपेसिटर पे सबको हम लोग ने =0 ले लिया है। तो ये आप लोग कर चुके हैं, तो ये अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ। अब हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव यानी कि d/dt। तो डेरिवेटिव हमें इधर भी लगाना होगा, इधर भी लगा रहे हैं, इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। सही है, तो क्या हो जाएगा कि मेरा d/dt इसके साथ लगेगा, d/dt इसके साथ भी लग जाएगा, और d/dt इसके साथ भी लग जाता है। तो ये हो जाएगा ठीक है, तो जो v/R है वो हो जाएगा हमारा dv/dt, और जो R है वो कांस्टेंट होगा तो इसलिए वो बाहर आएगा। यहाँ पे किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये जो डिफ्रेंशिएट होता है ये उसी के हिसाब से लिया गया। फिर जब हम L पे आएंगे तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये डेरिवेटिव का उल्टा है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपस में उल्टे हैं, इसी तरह इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा, और हमको जो मिलेगा वो मिलेगा v/L प्लस, अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑलरेडी है और उसके ऊपर मैं एक और डेरिवेटिव लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा डेरिवेटिव का स्क्वायर हो जाता है। फिर से बता देता हूँ, हमने डेरिवेटिव लिया, तो जब हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो v के ऊपर लगेगा तो dv/dt। इंटीग्रेशन जो है हमारा वो डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है, तो v कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल v/L हमारा ऐसे ही आ गया। c के ऊपर जो हमने डेरिवेटिव लगाया तो डेरिवेटिव यानी कि d/dt एक और दफ़ा इस पर आ जाएगा। तो एक और दफ़ा आने का मतलब क्या हो जाता है कि हमारा c ऐसे ही आ जाएगा dv/dt²। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम सबको डिवाइड कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू
विथ सी। तो हम सी को ईच टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा हमको, हमने यहाँ पे जैसे बताया था कि 1/r, तो इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/RC dv/dt। इसकी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा v/LC हो जाएगा, और ये c से c कैंसिल। तो मैं इसको यहीं पे आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे बल्कि इधर ही सॉरी, RC dv/dt, ठीक है, प्लस होकर हमारा वापसी प्लस आ जाएगा, और आपका अपना काम करें। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव के साथ आएगा और एक जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव के साथ आएगी। तो बस मुझे पता है कि मेरा जो S1 हो जाएगा वो पॉजिटिव के साथ उसको हम लिख देते हैं, यानी कि -1/2RC प्लस 1/√ के साथ 2RC का स्क्वायर माइनस 1/LC। तो S2 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है नेगेटिव, यानी कि -1/2RC माइनस √1/2RC का स्क्वायर माइनस 1/LC, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने S1 और S2 की वैल्यू निकाल दी जो कि आपके रूट हैं। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन लिखी जाती है वोल्टेज की, क्योंकि यहाँ पे जो आपके RSC है इसको जो वोल्टेज की जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम V = AEST, ठीक है ना। ये जो है आपका क्या कहते हैं वोल्टेज आप लोग को जो निकालने का तरीका है उसके अंदर जो आप लोग ये निकालते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस का जो वोल्टेज है वो इस तरह निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग ने आप लोग ने RSC जो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है वहाँ पे भी पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि इसमें है क्या। तो हम यहाँ पे भी बात करें कि अगर वोल्टेज को जो है निकालना है तो उसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है कि वोल्टेज बराबर है हमारा A/ST। जो A हमारा वो कांस्टेंट होगा और S जो है हमारा वो टाइम कांस्टेंट के साथ आ जाता है, ठीक है। S की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है और वो 2 दफ़ा आई है, तो एक S1 आया है एक S2। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा वोल्टेज होगा उसके अंदर 2 पार्ट हैं, यानी कि एक S1 होगा दूसरा S2 के साथ। तो इसीलिए एक V1 हो जाएगा जो कि आपका हो जाएगा A1ES1T, और दूसरा हो जाएगा V2 जो कि हो जाएगा A2ES2T, ठीक है ना। तो क्योंकि 2 इक्वेशन है S1 S2, इसके लिए आपके पास 2 दफ़ा आ गए, यानी कि A1 और एक A2 के साथ आएगा तो वोल्टेज 2 आ गए। इनको हम और जो ओवरऑल वोल्टेज होगा हमारा, यानी कि एक शॉर्ट लिखेंगे तो इन दोनों को सिंपल ऐड कर देना, A1ES1T प्लस A2ES2T, ठीक है। ये आपका जो है जनरल फॉर्मूला है हो जाता है वोल्टेज का। लेकिन ये जो है डिपेंड करता है आपका ये जो आपका है डैम्पिंग फैक्टर पे आपके, वो क्या है, मतलब जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ और वह है आपका अल्फ़ा पे डिपेंड करता है और ओमेगा नॉट पे। अल्फ़ा पे क्या डिपेंड करता है, अल्फ़ा जो है आपका वो है 1/2RC। मतलब ये जो अभी हम लोग ने यहाँ पे S1 S2 निकाला था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये वाला पार्ट क्या है अल्फ़ा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा ओमेगा, यानी कि 1/2RC मेरा क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और 1/LC
ओमेगा नॉट। तो ये हो जाएगा मेरा अल्फ़ा, जबकि ओमेगा नॉट हो जाएगा मेरा 1/LC। ठीक है ना। इसको हम डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं। सही है। और इसका एक और जो दूसरा नाम है वो है नेपर फ्रिक्वेंसी। इसको हम जो इसका दूसरा नाम है वो कहते हैं हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। और इसको जो दूसरा हम नाम देते हैं वो कहते हैं अंडर डैम्प। ठीक है ना। तब आपके पास अल्फ़ा आ गया और एक ओमेगा हो गया, जो कि आपका आर और सी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। यानी कि ये आपको बताएंगे कि आपका अल्फ़ा और ओमेगा बताएंगे कि आपका जो RLC सर्किट है उसका बिहेवियर क्या है। तो हमारे पास टोटल 3 बनते हैं इस तरह बिहेवियर से। सबसे पहले हमारे पास जो अल्फ़ा और ओमेगा से हमें पता चलेगा कि डैम्पिंग टाइप बताएगा हमारे को कि डैम्पिंग की इसकी टाइप क्या है। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो आ जाता है केस, जिसको मैं कह देता हूँ केस 1, और वो हो जाएगा अगर मेरा जो अल्फ़ा है वो बड़ा हो जाए ओमेगा नॉट से। तो इस सूरत में यानी कि मेरा डैम्पिंग फैक्टर बड़ा हो जाए अंडर डैम्प से। मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी कि मेरा L और जो C है ये प्रोड्यूस करेगा ऑस्किलेशन, जबकि R जो है वो उस ऑस्किलेशन को ख़त्म करेगा। तो अगर LC आपका बड़ा हो गया यानी कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, डैम्पिंग, जबकि R जो है वो आपके उस फैक्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए अल्फ़ा यानी कि ओमेगा में से 0 हो जाएगा, तो आपका ये कहलाएगा ओवर डैम्प। यानी कि आपका जो अल्फ़ा है यानी कि डैम्पिंग फैक्टर वो बड़ा है, तो इसलिए ओवर डैम्प कहलाएगा ये। फर्स्ट थिंग, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमें पता है। अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे को है 1/2RC है। ये जो है बड़ा है ओमेगा नॉट से। ओमेगा नॉट क्या है हमें पता है वो है √LC। ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ निकाली थी और वो ये था वोल्टेज जनरलिफिकेशन। तो जो V ऑफ T है वो बराबर है A1 ES1T प्लस A2 ES2T। ये वाली जो मेरी इक्वेशन है मैंने आपको बोला था कि हमारा डिपेंड करेगा डैम्पिंग के ऊपर। ठीक है ना, ये डैम्पिंग पर डिपेंड करे। तो अगर मेरा डैम्पिंग ओवर डैम्प है तो उस वक्त हम उसको कुछ और तरीके से लिखेंगे। अगर मेरा क्रिटिकली डैम्प है तो फिर हमारा वोल्टेज जो है हम किसी और तरीके से निकालते हैं। मैं इसको भी बता देता हूँ। अगर मेरा जो बिहेवियर है सर्किट का वो ओवर डैम्प है तो फिर हम अपना वोल्टेज जो लिखेंगे वो वैसे ही लिखेंगे कि जैसे हमने यहाँ लिखा था। जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने लिखा था जनरल फॉर्मूला, उसी तरीके से ही लिखेंगे और वो हो जाएगा। और यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है। A1 ES1T प्लस A2 ES2T। ये आपका वोल्टेज हो जाएगा फॉर ओवर डैम्प। ठीक है। केस 2 के अंदर क्या हो जाता है, आपका जो अल्फ़ा है वो बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट के। तो हम उस चीज़ को कहेंगे क्रिटिकली डैम्प। सही है। जब मैं अल्फ़ा की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मेरा 1/2RC जो होगा वो बराबर हो जाएगा मेरे 1/√LC के। इस सूरज के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है आपका जो S1 है यानी कि S2 होगा
वो सेम हो जाएगा एक तरह से। तो आप उसकी जगह पे लिख देते हैं आप अल्फ़ा, तो वो वी ऑफ टी आपका जो बन जाता है वो बन जाता है ई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और उसके बदले और A1 जो है और इनको आप प्लस कर देते हैं। अच्छा, चूँकि मैं सादी विधि को फॉलो कर रहा हूँ तो अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे कि ये, क्योंकि अगर आप हाइट बुक चेक करेंगे तो उसके अंदर बाकायदा उसकी पूरी सोल्यूशन होगी न्यूमेरिकल के साथ कि ये वाली इक्वेशन बनी कैसे, ठीक है ना। इसी तरह ओवर डैम अंडर डैम के लिए भी उन्होंने पूरी इक्वेशन बनाई, तो वो काफ़ी लंबी, यानी कि तकरीबन 1 से 2 पेजों की वो हो जाएगी। हम लोग उसको इतना नहीं करते, हम लोग जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि अगर हमारे पास क्रिटिकल डैम है तो हमारा वोल्टेज का जो फॉर्मूला है सिंपल यही होगा कि जो वी ऑफ टी ई की पावर माइनस अल्फा टी A1 प्लस A2 टी, ठीक है। फिर हमारे पास कम टाइम है तो हम लोग जो मेन फोर चीज़ हैं उनको फोकस करेंगे। केस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट केस क्या हो जाएगा कि अल्फा जो हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा ओमेगा नॉट से, और ये चीज़ आपकी कहलाएगी ओवर डैम हो गया, क्रिटिकल डैम हो गया, अंडर डैम, ठीक है। इस सूरत में सॉरी मुझसे गलती होगी, अल्फा जो है यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे लेस देन हो जाना चाहिए, तो आपका 1/2 RC जो हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा 1/√LC के, सही। इस सूरत में हमारा जो वोल्टेज हम लोग निकालेंगे अब वो होगा e की पावर माइनस अल्फा टी A1 कॉस ओमेगा डी टी प्लस A2 साइन ओमेगा डी टी। एक नई चीज़ टर्म नजर आई हमको, वो है ओमेगा डी टी। जो ओमेगा डी टी है ये हमारा बराबर होता है ओमेगा नॉट के माइनस अल्फा स्क्वायर के, और इसको हम कहते हैं डैम्प फ्रीक्वेंसी। तो अब आप लोग को एक चीज़ समझ में आ गई हुई कि हमें अपना जो मेन चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि हमारा जो बिहेवियर है सर्किट का वो क्या है, ठीक है। अगर मेरा सर्किट जो है वो ओवर डैम्प है तो यानी कि अल्फा जो है वो ग्रेटर हो जाएगा ओमेगा नॉट के, तो ओवर डैम्प, तो उस सूरत में आपका वोल्टेज जो निकलेगा वो इस तरह निकलेगा। सेकंड जो हो जाएगा अभी हमारा अल्फा जो है वो बराबर हो जाएगा क्रिटिकली डैम्प के, और इस सूरत में आपका जो वोल्टेज है इसके लिए निकलेगा E इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा टी A1 प्लस A2 टी। थर्ड जो है हमारा अल्फा जो है वो लेस देन हो जाएगा ओमेगा नॉट के, और उसमें हमारा क्या आएगा अंडर डैम्प, जबकि हमारा ये कहलाएगा 1/√R, ये सॉरी वोल्टेज जो निकलेगा वो निकलेगा E माइनस अल्फा टी A1 कॉस ओमेगा डी टी प्लस A2 साइन ओमेगा डी टी। तो किसी को अगर एक दफ़ा मैं फिर से दिखा देता हूँ कि हुआ क्या है। हम बात कर रहे थे RLC सर्किट की, मैंने कहा था हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे KCL, तो आपका जहाँ जहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उन सबका जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। 3 इक्वेशन है, R है, L है, C है, तो करंट R किस में जाएगा, L में जाएगा, C में, और हम उसको I की फॉर्म में लिखेंगे। I इक्वल टू का फॉर्मूला क्या है V/R, तो यानी कि R का फॉर्मूला क्या बनेगा V/R, L के लिए 1/L V इंटू डी टी, और C के लिए क्या हो जाएगा C dV इंटू डी टी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा d/dt सबके साथ लगेगा। जब इसके साथ लगता है तो क्या हो जाएगा, R कांस्टेंट वो बाहर आ गया तो इसलिए dV/dt, यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन हुआ हुआ है L के साथ, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और dV dV दोनों पर dV/dt कैंसिल हो जाते हैं, तो अंदर बचता है V/L, और जो आपका लास्ट टर्म है यानी कि C d
वी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो उस पर अगर अगेन डी अपॉन डी टी आपको लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगी, डी वी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। अच्छा जी, फिर हम करते हैं क्या है, हम सबको डिवाइड कर देते हैं सी से। तो हमारे पास जब हम सबको सी से डिवाइड करते हैं तो हमारा पहले शुरू में आ जाता है 1 अपॉन आर सी डी अपॉन डी टी प्लस वी अपॉन एल सी प्लस डी स्क्वायर वी इंटू डी टी। ठीक है, हम इसको रीअरेंज करते हैं और फिर रीअरेंज करने के बाद जहाँ पे डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी है इसको हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे डी अपॉन डी टी, यहाँ पे एस, क्योंकि वी हमारे पास था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हमने ख़त्म करके एल सी इसमें फॉर्म मिल गया। अब ये हमारे पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला था वो ये होता है, जिसका आप फॉर्मूला को उतारते हो ये हम मैथ में किया था। तो उसी को हम जब सॉल्व करते हैं इस वाली इक्वेशन को इसके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास दो आंसर आना चाहिए, एक S1 दूसरा आएगा S2। तो S1 S2 के लिए मतलब एक दफ़ा पॉजिटिव के अंदर आएगा, एक दफ़ा नेगेटिव, यानी कि वही माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर ये आना चाहिए। तो हम कह रहे हैं एक दफ़ा हमारा S1 आएगा पॉजिटिव के साथ, एक दफ़ा S2 आएगा नेगेटिव के साथ। जो वोल्टेज निकालेंगे हम लोग उसको जनरल हम लोग इन फॉर्म ऑफ लिखते हैं ए इज टू एस टी। ए हमारा कांस्टेंट है, एस हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, एस जो हम लोग ने वो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि दो हैं S1 S2 इसलिए एक दफ़ा आएगा A1 ES1T, दूसरा आएगा A2 ES2T, यानी कि ओवरऑल आपका जो वोल्टेज होगा दोनों का एडिशन हो जाएगा, A1 ES1T प्लस A2 ES2T। अब मैं कहता हूँ कि जो हमारा वोल्टेज है अभी हम लोग ने जो आपको दिखाया था वो आपका डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर क्या है सर्किट के बिहेवियर के लिए आपको अल्फा चाहिए और ओमेगा। ठीक है, तो 1/2 RC आपको हम उसको नाम देते हैं अल्फा का, और ओमेगा नॉट को जो हम नाम देते हैं 1/√LC। 1/2 RC को आप कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर यानी कि नेपर फ्रिक्वेंसी, और जो दूसरा आपका आ जाता है उसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या ओवरडैम्प फ्रिक्वेंसी। अब हमको पता है अगर मेरा अल्फा ओमेगा से बड़ा हो जाता है यानी कि डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी ओवरडैम्प फ्रिक्वेंसी से बड़ी हो गई तो क्या होगा, ओवरडैम्प, और उस सूरत में आपका वोल्टेज का फॉर्मूला ये हो जाएगा। सेकेंड, अल्फा जो है बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट यानी कि क्रिटिकली डैम्प, तो आपका अल्फा का फॉर्मूला वो वोल्टेज का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और थर्ड जो है आपका अल्फा जो है वो लेस देन हो जाए ओमेगा से यानी कि अंडर डैम्प, तब आपका जो वोल्टेज वी ऑफ टी है वो उसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला कहलाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको मेंश्योर है कि जो ओमेगा डी है एक चीज़ आई है ओमेगा डी। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है ओमेगा नॉट माइनस अल्फा स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं अभी इस पर नहीं जा रहा, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये इससे कैसे बना। इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, कम टाइम की वजह से हम अभी इसको स्किप करके जस्ट फॉर्मूला को याद करें। तो अगर आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अंदर एक चीज़ है आखिरी, और वो है कि ओवरडैम्प क्रिटिकल का मतलब लाइक से फॉर्म ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल भी है जो आपकी हाइट के अंदर ही है, एग्जाम्पल के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हमारे उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो इंडक्टर है यानी कि आई है उसकी वैल्यू है 10 मिलीएच एम हेनरी, और आपका जो कैपेसिटर दिया गया है उसके अंदर दिया गया है 100 माइक्रो एच। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ कि
हाइड की पेज नंबर 325 पे ना ये वाली एग्जाम्पल आपकी अवेलेबल है। एग्जाम्पल का नाम है 9.1। ठीक है, तो आई जो आपका 10 मिली एच है 100, उसने आपको सी दिया है 100 माइक्रोफेराड का। वो पूछता है कि आर की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें कि वो आपका ओवर डैम भी हो जाए और क्रिटिकली डैम बन जाए। तो ठीक है, इसलिए हमें मालूम करना है कि हमें ऐसी वैल्यू क्या रखें कि हमारा आंसर ओवर डैम्प हो या अंडर डैम्प हो जाए। तो हमें पता है कि हमारा ओमेगा नॉट जो है उसमें क्या आ जाता है, सॉरी ये मैंने आई लिख कर लिखा, ये एल है इंडक्टर यानी कि, और ये कैपेसिटर। तो हम लोग को पता है कि हमारा ओमेगा नॉट जो है वो है अंडर रूट एल सी। तो आपने फॉर्म से लिखा कि जी आपका ओमेगा नॉट जो है वो है बराबर है 1/√L सी के। ठीक है, आपका जो है एल है वो कितना है, एल आपका है 10 मिली, यानी 10 × 10⁻³ ठीक है, और सी आपका कितना है 100 × 10⁻⁻6। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वो आता है 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे एक चीज़ का पता है कि अगर मुझे ओवरडैम्प चाहिए तो मेरा जो अल्फ़ा है उसको ग्रेटर देन होना चाहिए ओमेगा नॉट के। अल्फ़ा मुझे पता है मेरा वो क्या है 1/2 RC के, और ओमेगा नॉट मेरा कितना है 10⁻³ के। मुझे सी की वैल्यू पता है, मुझे आर की वैल्यू नहीं पता, तो मैं आर को उस तरफ लेकर जाऊंगा, उसको इस तरफ लेकर जाता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये वाली जो साइन है ये उल्टी हो जाती है। ठीक है ना, या मैं इस तरह आर जो है हमारा वो लेस देन हो जाता है फिर 1/। अच्छा, ये मैं इस तरह आपको बता देता हूँ कि आर आपको जब इधर जाएगा तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये आपका पूरा टर्म क्या बन जाएगा 1/2 C × 10⁻³ तो 1/2 C क्या है आपका, C आपका है 100 माइक्रो 100 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जब यहाँ आ जाएगी, सही है ना, ये आ जाएगा, और आप आर को लेकर उस तरफ। ठीक है, उसको फिर मैंने इसको फ्लिप करके रुकूंगा, तो फ्लिप मैंने घुमा दिया, यानी कि तो यहाँ टर्म इसको मैंने इधर लिख दिया, और जो आपका आर ये आर उधर अगर जाएगा तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, और ये यहाँ पे आ गया। अब आपकी जो आर आया है वो आर हो गया लेस देन 5 ओम फॉर ओवरडैम। तो यानी कि ओवरडैम के लिए आपका आर की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए 5 ओम। ठीक है ना, तो फॉर ओवरडैम क्या हो जाएगा, आर शुड बी लेस देन 5 ओम। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे आर की वैल्यू उल्टी हो जाए, यानी कि आर ग्रेटर देन 5 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो उसको बना देगा अंडर डैम। तो फॉर अंडर डैम क्या हो जाएगा कि आपका आर जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 5 ओम के। तो ये चीज़ है जो आपको हमेशा मैं बता रहा था कि डिज़ाइन करना होता है। आपके वो एल की वैल्यू पता है, यानी कि इंडक्टर की वैल्यू पता है, आपको कैपेसिटर की भी वैल्यू पता थी, लेकिन आपको अपना रेजिस्टेंस इस तरह सेट करना होता है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा पेपर को सही कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास एल की वैल्यू पता है, आपको सी की वैल्यू पता होती है, तो आपको अपना सर्किट इस तरह डिज़ाइन करना है कि आप यानी कि आर इस तरह सेट करना है कि आपका सर्किट ओवर डैम हो जाए, या अगर आप चाहते हैं कि अंडर डैम हो तो फिर क्या करना है,
तो मुझे पता है कि मेरा जो ओमेगा नेट है वो बराबर है 1/LC के, ठीक है ना। तो ठीक है, और मुझे पता है कि मेरा जो ओमेगा नॉट है वो बराबर होता है 1/√LC के। तो आपने L लिखा, यहाँ पे C लिखा, उससे आपकी वैल्यू है 10⁻3। अब मुझे पता है ओवर डैम की कंडीशन क्या है। ओवर डैम की कंडीशन यही है कि अल्फा जो है वो मेरा ग्रेटर देन हो ओमेगा नॉट के। तो अल्फा आपको पता है 1/2RC के, ठीक है। वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट आपका 10⁻3 यानी कि 10⁻3। हाँ से आप आर को इस तरफ ले जाएं, इसको इस तरफ ले जाएं और फिर उनको फ्लिप कर दें, तो क्या हो गया, आर जो है लेस देन हो जाएगा किसके, 1/2। आर आपको सॉरी सी कितना था आपका 100 × 10⁻⁻6, और ये 10⁻3 उधर चला गया तो हो गया। इनको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया आर लेस देन 5 ओम कंडीशन ओवर डैम की, कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ओमेगा नॉट से। सॉरी, तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको अपना सर्किट ओवर डैम बनाना है तो आपको आर की वैल्यू लेस देन 5 रखनी है, और अगर अंडर डैम बनाना है तो उसको ग्रेटर कर देना है। ये डिज़ाइनिंग के लिए अगर आपको पूछा जाए तो डिज़ाइनिंग इस टाइप से हो सकती है। अच्छा, अब हमारा सेकंड टॉपिक है। अभी हम लोग ने पैरेलल की बात की थी, तो हम लोग जब बात करेंगे अब वो सीरीज़ की बात करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा टॉपिक द सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट, ठीक है। अब इस दफ़ा अगर हम सीरीज में बनेंगे तो क्या होगा, एक हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक हमारा इंडक्टर हो जाएगा, और एक हमारा जो हो जाएगा कैपेसिटर आ गया, ठीक है। हमारा कैपेसिटर हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये R हो जाएगा। हमको पता है कि ये सीरीज़ है तो इसके अंदर करंट जो होगा, सीरीज़ के अंदर करंट सेम होता है, वोल्टेज चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अगेन L के ऊपर से जो करंट गुजर रहा है हम उसको I0 सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे जो करंट होगा उसको हम V0 सपोज करते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। इनिशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, इनिशियल कंडीशन तो जो मेरा V0 है ये हमारा न्यूमेरिकल्स में काम है, ठीक, वो होगा 1/C माइनस इन्फिनिटी से 0 IDT। कि हम कैपेसिटर को कह रहे हैं कि वो हमारा क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो V0 का यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 1/C इंटीग्रल I × dt, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इस पूरे सर्किट, अच्छा एक और दूसरी चीज़ और हमारा जो करंट होगा इनिशियली ये आपका I0 उसको हम कहते हैं। ये भी अगर समझ में ना आए तो कोई इतना इशू नहीं। मेन चीज़ जो है वो ये कि हम अब जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंज क्या हो रहा है, वोल्टेज, तो हम KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। KVL अप्लाई करेंगे। KVL में क्या होता है आपको पता होगा कि वोल्टेज के हम V1 + V2 + V3 सबको प्लस करते हैं, उनको आंसर लिख देते हैं हम 0 में, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि VR + VL + VC = 0। जो R है यानी कि VR उसका इन दी फॉर्म V के अगर हम उसको खोलें यानी कि IR की फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो बन जाता है RI। इसी तरह जो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो आपका निकाला जाता है L di/dt, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, KCL अप्लाई किया था। इस दफ़ा भी हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। जब KVL अप्लाई करते हैं तो अब आपको वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हैं, पहले हम लोग ने करंट के फॉर्म में लिखा था, इस दफ़ा हम वोल्टेज की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका वोल्टेज चेंज होगा। जब आपका वोल्टेज चेंज होता है तो आप जो VL है यानी कि इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो इसका फॉर्मूला है L di/dt। इसी तरह जो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है 1/C
माइनस इन्फिनिटी से टाइम टब इंटू आई ऑफ डी टी इक्वल्स टू 0। अब ये फॉर्मूला है, मतलब वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, सॉरी कैपेसिटर का जो फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज वो यही है। इसको समझना है, इसको याद करना है। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ये जैसे एल का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ करंट, वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमें इंटीग्रल ख़त्म करना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं अगेन डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू आई। तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल, ये हो जाएगा आपका डी आई, एक मिनट, ये आपका आएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आएगा, इधर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और फिर एंटी फॉर्म आपका एक इधर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आर आपका कांस्टेंट होगा, तो सिंपल ये आर बाहर आ जाएगा, और ये आपका जो हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी जो है आपका ऑलरेडी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो उसी तरह कीजिए डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इंटीग्रल है, जो आपका इंटीग्रल होगा वो सिंपल सी चीज़ है, वो आपका कैंसिल हो जाना चाहिए इसके साथ। अच्छा, मेरा ख्याल से कैमरा को इशू आ रहा था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग ने डिफरेंशिएट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करें तो आर हमारा कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू आई डी है, डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी ऐसी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर। उसके बाद मेरा जो ये है अपना इंटीग्रल है यहाँ पे, तो होगा क्या, आपने जब इसके साथ वो लगाएंगे डिफरेंशिएट, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा आई अपॉन सी इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे एस स्क्वायर चाहिए होगा, तो अगेन यहाँ से एल हटाना है, तो इसको मैं डिवाइड बाय एल कर दूंगा बाय ईच टर्म। तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे आर अपॉन एल डी आई अपॉन डी टी प्लस डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आई अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं एक दफ़ा रीअरेंज करना चाहूँ, मतलब ये जो स्क्वायर उसको मैं पहले लिखना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये वही जैसे हम लोग ने पैरेलल में किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एस स्क्वायर से, ये हो जाएगा एस, और ये जो आई आपका हो जाएगा 0, मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल एस प्लस 1 अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम पैरेलल में किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी अब कर रहे हैं। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, सही है। तो एस के आपके पास अब 2 वैल्यू आने चाहिए, एक S1 हो जाएगा, दूसरा एक S2 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा, सॉरी नेगेटिव के साथ आना चाहिए। तो S1 S2 क्या हो जाएगा आर अपॉन 2L, फिर आर अपॉन 2L स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल सी का स्क्वायर, ये 1 है मेरा। अच्छा जी, एक दफ़ा मेरा आ जाएगा आपका S1 आ जाएगा, और एक दफ़ा आ जाएगा S2। तो S1 हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा माइनस अपॉन 2L, एक दफ़ा आएगा पॉजिटिव के साथ, तो आर अपॉन 2L का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एल सी, और दूसरा S2 आएगा मेरा, वो हो जाएगा
माइनस आर अपॉन 2l माइनस अंडर रूट आर अपॉन 2l का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा हमारा आ गया नेगेटिव के साथ। अच्छा सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जब हमारा आई ऑफ टी अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन a2 प्लस a1 t e की पावर माइनस अल्फा टी। और आपका फिर एक आखिरी केस बन जाएगा केस 3, जिसमें आपका अल्फा जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा आपके ओमेगा नॉट से। और उसके लिए आपके यानी कि आपका आर अपॉन एल जो 2l है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के। और उस वक्त आपका जो आई ऑफ टी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा टी। अब यहाँ पे आ जाएगा b1 cos ओमेगा डी टी प्लस b2 sin ओमेगा डी टी के। जबकि आपका जो b1 है और b2 है वो क्या हो जाएगा, b1 जो है वो बराबर है a1 प्लस a2 के, जबकि b2 जो है वो बराबर है आपका a1 माइनस a2 के। ये के सारे क्योंकि ये कॉन्जुगेट है। और थर्ड जो आपका ओमेगा डी है वो आपको पता ही होगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला भी था, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा का अंडर रूट से। तो मैं कैसे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। हमारा आर एस जो है वो सीरीज में लगा हुआ है। हमें पता है कि जो करंट है वो सेम रहेगा और जो वोल्टेज चेंज होगा तो हमने वोल्टेज पे क्या किया, KVL अप्लाई किया, जिसके अंदर है VR प्लस VL प्लस VC इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, VL की जगह पे RI, L VL की जगह पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला L डी अपॉन डी टी, VC की जगह पे क्या आ जाएगा 1/C I इंटू डी टी। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करते हो और विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला जो है सबके साथ डी आई अपॉन डी टी आप लगा देते हैं, तो आपका ये आर आई जो है ये बन जाता है आर डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी ऑलरेडी था तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे इंटीग्रल था वो खत्म हो गया तो सिंपल आई अपॉन सी आ गया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी के साथ एल हटाना था तो आपने क्या किया, सबको डिवाइड बाई एल कर देते। पहले में भी हम लोग ने बिल्कुल ऐसे ही किया था, इसको हम पहले लिख दिया, हम इसको बाद में लिखा दें, इसको सब क्या करना, इसको हम कहते हैं कि हम उसको रिप्लेस कर देते हैं अपना एल स्क्वायर से। ठीक है ना, यहाँ पे तो क्या हुआ एल स्क्वायर एस और यहाँ से एल हट के बना हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाता है S1 और 2 माइनस आर अपॉन 2L, आर अपॉन 2L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट LC। अच्छा जी, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था पहले में, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि करंट सेम है तो करंट हम मालूम करने के लिए उसका फॉर्मूला आई टी हो जाएगा ए इक्वल ए ई इंटू एस टी। तो दो आपके S1 S2 है तो इसलिए आई टी क्या हो जाएगा A1 ES1 टी प्लस A2 ES2 टी। S1 के आपने दोनों वैल्यू निकाल ली, आर अपॉन एल 2L की जगह आपने यानी कि अल्फा जो है और ओमेगा ये हम निकाल कर सकते हैं। कैसे, हमें यहाँ पे पता है कि आर अपॉन 2L वो होता है हमारा अल्फा और जो ये सेकंड टर्म है वो हमारी ओमेगा नॉट होती है, तो आपने ओमेगा नॉट लिख दिया और उसको अल्फा लिख दिया।
उसके बाद केस 1 जिसके अंदर अल्फ़ा आपका बड़ा हो जाएगा ओवर डैम्प से, तो आल अल्फ़ा यानी कि R/2L बराबर हो जाएगा, बड़ा होगा 1/√LC से। IT जो आप निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अगेन जैसे हम लोग ने पैरल में नहीं करे, हम लोग डायरेक्टली जस्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो इसलिए दैट्स एनफ फॉर दिस टाइम। केस 2 अल्फ़ा जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा ओमेगा नॉट के, यानी कि R/2L बराबर है 1/√LC के। आपका आई ऑफ करंट यानी कि टोटल करंट किस तरह निकल जाएगा, A2 + A1T E × -αT। केस 3 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा ओमेगा नॉट के, R/2L ग्रेटर देन हो जाएगा 1/√LC के। तो टोटल आपका करंट क्या हो जाएगा, E × αT B1 cos ω t प्लस B2 sin ω t, इसमें B1 जो है वो आपका है A1 + A2, B2 क्या हो जाएगा A1 - A2 के। ω आप निकाल चुके थे। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हम लोग ने पैरेलल भी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हम अपना सीरीज़ भी कर चुके हैं। तो आपको जो पैरेलल वाला हो गया और सीरीज़ के जो हैं जो हम लोग की सॉल्यूशन होंगे वो इन्हीं के थ्रू होगी। ये आप बाकी इसमें देख लें, अभी कॉपी कीजिए। ओके, इसके अंदर भी अगर मैं सीरीज़ के अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे अगर डिज़ाइनिंग की बात करूँ और तो अल्फ़ा और ओमेगा को हमें अपना सेट करना पड़ेगा, यानी कि अल्फ़ा मुझे अगर मैं बड़ा कर दूँ ओमेगा नॉट से तो हमारा ओवर डैम्प है, बराबर कर दूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि ये क्रिटिकली डैम्प है, जबकि केस 3 ये क्या हो जाएगा अंडर डैम्प। ठीक है ना। अच्छा, जो ग्राफ हमने बनाया था अल्फा ओमेगा का तीनों का वो सेम वैसे ही बनेगा क्योंकि बिहेवियर आपका सेम है। ओवर डैम्प का बिहेवियर, क्रिटिकल डैम्प का बिहेवियर और अंडर डैम्प का बिहेवियर, मतलब चाहे वो सर्किट आपका सीरीज हो या पैरेलल हो, इसमें बिहेवियर आपके दोनों के सेम ही रहेंगे, तो ग्राफ सेम रहेगा। ठीक है ना। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे अपना सर्किट जो है वो ओवर डैम्प करना है और मेरे पास एल और सी की वैल्यू आपको पता है, तो अगेन हमें आर की वैल्यू से खेलना होगा, जैसे हमने पैरेलल में एक क्वेश्चन भी किया था और आपको मैंने बताया था। तो मुझे अपनी आर की वैल्यू इस तरह सेट करनी होगी कि मेरा ओमेगा नॉट जो है वो छोटा हो जाए और अल्फा जो है वो बड़ा हो जाए। ठीक है ना। आपको पास एल और सी की वैल्यू पता है अगर, तो आप अपना एल सी अपने मालूम के ज़रिए आपको ओमेगा नॉट पता चल जाएगा। फिर हम अपना अल्फ़ा इस तरह सेट करेंगे कि वो इससे बड़ा हो जाए, तो आप उसकी कोई भी ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे आपको बड़ा हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा ओवर डैम्प। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि जी अंडर डैम्प, तो हमेशा हमें अपना ओमेगा नॉट इस तरह सेट करें, ओमेगा नॉट तो आपका 1/LC है, √LC है, तो वो तो आपको वैसे ही रहेगा, यानी कि एल कांस्टेंट होगा, सी कांस्टेंट होगा जो आपको गिवन होगी, तो आर आपको गिवन नहीं है अगर, तो आप अपना हमेशा अल्फ़ा को इस तरह सेट करेंगे, यानी कि आर की वैल्यू इस तरह सेट करोगे कि वो अल्फ़ा आपका बड़ा हो जाए ओमेगा नॉट से। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, लेस देन मिलेगा, तो सॉरी, तो ये लेस देन हो जाए ओमेगा नॉट से। ठीक है ना। तो अल्फ़ा आपका लेस देन हो जाए ओमेगा नॉट से, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर डैम्प में आ जाएगा। तो हमें आर की वैल्यूज़ को एडजस्ट करके हम अपना जो है सर्किट को उसका जो बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उसको ओवर डैम्प बना सकते हैं, अंडर डैम्प बना सकते हैं और क्रिटिकल डैम्प बना सकते हैं। तो यहाँ तक हम अपना इस लेक्चर को रखते हैं। तो जो हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा वो डिपेंड हो जाएगा हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो फिर जो सेकंड सेक्शन है वो अब मैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर रखते हैं, जिसके अंदर मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह फिर उसको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।